हेलो दोस्तों, मैं प्रिया आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर प्रिया स्टोरीज। मैं आपके लिए एडवेंचर और मिस्ट्री से भरी रोमांचक कहानियाँ लाती रहूँगी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले। कार्तिक चेन्नई का रहने वाला एक आम लड़का था। कार्तिक ने कुछ दिन कर्नाटक में एक सुनार की दुकान पर काम किया, जहाँ से उसने वहाँ की लोकल लैंग्वेज कन्नड़ भी सीखी। पर थोड़े टाइम बाद कार्तिक को वहाँ से निकाल दिया गया। अब वो मध्य प्रदेश के एलोरा केव्स में गाइड का काम कर रहा था, जहाँ के प्राचीन खंडरों और मंदिरों को देखने के लिए देश विदेश से लोगों की भीड़ आती थी। एक दिन कार्तिक काम पर जा रहा था और रास्ते में कार्तिक को बहुत तेज सर में दर्द हुआ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो चक्कर खाकर वहीं गिर गया। जैसे तैसे वहां के लोग कार्तिक को पास के हॉस्पिटल में ले गए। कार्तिक को होश में आने के बाद डॉक्टर ने कार्तिक से सारी तकलीफ पूछी। कार्तिक ने बताया, डॉक्टर आज सुबह जब मैं काम पर जा रहा था तब से ही सर में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कोई सर पकड़ के बैठा हो। डॉक्टर ने पूछा, क्या पहले भी ऐसा कभी हुआ है? कार्तिक ने कहा, नहीं। डॉक्टर ने कार्तिक का सीटी स्कैन लिख दिया और वहीं उसका सीटी स्कैन भी हो गया। 2 दिन बाद रिपोर्ट आनी थी। डॉक्टर ने कुछ दवा लिख दी और कहा, अब अगली बार अकेले मत आना, अपने किसी फैमिली मेंबर को साथ लेकर आना। जिस पर कार्तिक ने बताया, फैमिली तो चेन्नई में रहती है, मैं यहाँ एलोरा केव्स में गाइड हूँ। अपने माँ बाबूजी को हर महीने खर्चा भेज देता हूँ, वो यहाँ नहीं आ सकते। डॉक्टर ने बोला, फिर भी किसी को साथ लेकर आना। 2 दिन बीत गए। दवा से आराम तो था पर पूरी तरह नहीं। अब कार्तिक दोबारा हॉस्पिटल गया। डॉक्टर कार्तिक को देखते ही बोला, तुम अकेले क्यों आ गए? बोला था ना किसी को साथ लेकर आना। मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब, मेरे यहाँ कोई नहीं है। कार्तिक अब समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। कार्तिक डॉक्टर से बोला, आप मुझे बताओ क्या हुआ है? जिस पर डॉक्टर ने कहा, कुछ नहीं कार्तिक, 2 दिन बाद आ जाना, कुछ दवा लिख देता हूँ, उसे टाइम से लेते रहना, लेट मत करना। अब कार्तिक समझ गया सच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कार्तिक ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरा सीटी स्कैन हुआ था ना, उसकी रिपोर्ट में क्या आया? डॉक्टर बता नहीं रहा था, बात को टाले जा रहा था। तब डॉक्टर ने बोला, दवा लिख दी है पर किसी को घर से बुला लो, मैं आपके माँ बाबूजी से मिलना चाहता हूँ। तुम्हें बहुत केयर की ज़रूरत है और धूप में कम निकलना। कार्तिक ने कहा, डॉक्टर साहब मैं बहुत मजबूत दिल का हूँ, आप मुझे कोई भी बात बता सकते हो। बहुत जोर डालने पर डॉक्टर ने कार्तिक को बताया कि तुम्हें ब्रेन कैंसर है, जो दिमाग के अंदरूनी हिस्से के बीचों बीच है, जिसे काट कर निकालना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी जान भी जा सकती है, पर दवाओं से ये काबू में रह सकता है। पर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए अपने परिवार को बुला लो, नहीं तो घर चले जाओ, मैं ऑनलाइन भी तुम्हारा इलाज जारी रखूंगा। डॉक्टर की बात सुनकर कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब कार्तिक भी हताश होकर अपने घर के लिए निकल गया। कार्तिक यही मध्य प्रदेश के एक किराए के छोटे से रूम में रहता था, जहाँ एक छोटा सा किचन भी रूम के अंदर ही बना हुआ था। फिलहाल यही कार्तिक का घर था और वही आ गया और गहरी सोच में पड़ गया, मेरे बाद मेरे माँ बाबूजी का क्या होगा? कौन रखेगा उनका ध्यान? डॉक्टर ने तो काम करने से मना कर दिया, पर अगर मैं काम नहीं करूँगा तो कौन करेगा? यहाँ मैं ठीक ठाक कमा लेता था, 2 पैसे घर भी भेज देता था और खुद का गुजारा भी कर लेता था। कोई शराब या जुए जैसी गलत आदतें भी नहीं थी मेरे अंदर, पर यह बीमारी मुझे धीरे धीरे मौत के करीब लेके जा रही है। अब मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। अगर माँ बाबूजी को पता चलेगा तो मुझे वो अपने पास चेन्नई बुला लेंगे। अब मैं घर नहीं जाना चाहता, वहां गया तो मेरा काम रुक जाएगा। ऐसा ही सोचते सोचते रात निकल गई। सुबह दोबारा काम पर जाना था। कार्तिक ने दवा खाई और निकल गया। ऐसा ही करते करते 6 महीने बीत गए। अब कार्तिक को चक्कर नहीं आते थे, वो अपना गाइड का काम करता रहता था, पर उसकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही थी। एक दिन एलोरा केव्स में 2 बूढ़े दोस्त आए। उन दोनों ने एक ही जैसे सफारी सूट डाले हुए थे। कार्तिक ने उन्हें एलोरा का मशहूर कैलाश मंदिर दिखाया, वहां के खंडरों और गुफाओं के बारे में बताया। वो दोनों बूढ़े आदमी बहुत ध्यान से कार्तिक की सारी बातें सुने जा रहे थे।
तभी उनमें से एक बूढ़े ने ऐसी बात बोली जिसे सुनकर कार्तिक हैरान हो गया। वो बूढ़ा जानता था कैलाश मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी, पर उसने बताया कि उसने वो व्योम अस्त्र भी देखा है जिससे इस मंदिर का ढांचा और मूर्तियों का निर्माण हुआ था। उसने बताया, 40 साल पहले मैंने अपनी जवानी के दिनों में एक बार अकेले इस मंदिर की गुफाओं में से एक गुफा में जाने की जरूरत की थी। एक रात के समय चोरी चुप्पे मैं वहां गया था, जहां मैं इस मंदिर के निर्माताओं से भी मिला था। इस पर कार्तिक ने कहा, चाचा क्यों मजाक कर रहे हो? इन खंडरों की गुफाओं के अंदर कोई नहीं जा सकता। सरकार ने इनमें दाखिल होने के लिए रोक लगा रखी है। बूढ़ा आदमी एक मुस्कान के साथ बोला, सरकार नहीं चाहती इसका राज लोगों को पता चले, इसलिए रोक लगाई है। पर पहले कोई रोक नहीं थी, तब यहाँ रात में कोई गार्ड भी नहीं हुआ करते थे। मैं अंदर उन अंधेरी गुफाओं में से एक गुफा में आगे आगे चलता रहा, जहाँ मेरे पास सिर्फ एक पुरानी टॉर्च थी और कुछ खुदाई का सामान। वह नीचे जैसे सूखा पड़ा हुआ था, जीवन का कोई लक्षण वहाँ नहीं था। मुझे डर भी लग रहा था, पर कोई मेरे साथ यहाँ आने को तैयार नहीं था, सो मैं अकेले ही आ गया। जैसे जैसे मैं अंदर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे दबे पांव आ रहा है। मेरे टॉर्च मारने पर मुझे कोई नहीं दिखा। मैं आगे बढ़ा। थोड़ा आगे चलने के बाद अब वो गुफा थोड़ी चौड़ी हो गई थी। मैं अंदर सीधा खड़ा हो पा रहा था। तभी मुझे लगा जैसे मेरे पीछे से एक रोशनी निकलकर सामने गई है। पहले मैं इसे अपना वहम समझ रहा था। मैं आगे बढ़ा, पर अब बार बार मुझे वही एहसास हो रहा था। पर मैं आगे बढ़ता रहा। मुझे डर लग रहा था, पर फिर सोचा कम से कम आज मैं इन गुफाओं का राज तो जान पाऊंगा। मुझे जानना था वहाँ क्या राज दफन है, इसलिए मैं मौत की परवाह ना करते हुए आगे चलता रहा। तभी मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ से गुफा के अंदर एक काले पत्थरों की दीवार मेरे सामने खड़ी थी, मानो किसी ने इसे यहाँ जानबूझकर बनाया हो ताकि कोई अंदर दाखिल ना हो सके। मैं बहुत निराश हो गया था, पर मैं एक कोशिश करना चाहता था, सो मैंने की। ये मंदिर और गुफाएं एक ही पहाड़ को काटकर बनाई हुई है। यहाँ ऐसी दीवार हो ही नहीं सकती, इसे किसी ने तो बनाया होगा। क्या इसमें कोई दरवाजा है? और मैं इस दीवार में रास्ता ढूंढने लगा। दीवार के ऊपर कुछ पत्थर कमजोर लग रहे थे। मैंने अपनी टॉर्च जमीन पर कुछ इस तरह से सेट की कि अब मुझे वो दीवार पूरी साफ दिख रही थी। अब मैंने अपने झोले से एक हथौड़ी निकालकर वहां चोट की। कुछ पत्थर दीवार से निकलकर नीचे गिरे और मैं और पत्थरों को भी हटाने लगा। अब वह इतना बड़ा छेद हो गया था कि मैं आराम से अंदर जा सकता था। अंदर का नजारा देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अब वो अंधेरी गुफा कोई अंधेरी गुफा नहीं रही, वहां चांद जैसे चांदनी आ रही थी। इतनी रोशनी थी कि अब मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। मुझे अब टॉर्च की जरूरत नहीं थी, तो मैंने उसको अपने झोले में डाल लिया और आगे चला। आगे मुझे अब जो दिखा वो और भी हैरान करने वाला था। मैंने एक परछाई देखी जो किसी आदमी जैसी लग रही थी। पहले मैं डरकर वही पत्थरों के पीछे छुप गया और सोचने लगा, ये कौन है? कैसा शरीर है इसका? पूरा पारदर्शी, पर मैं इसके हाथ पैर को देख पा रहा हूँ। कभी वो दिखता, कभी पूरी तरह गायब हो जाता, पर वो एक ही जगह खड़ा हुआ था। फिर वो परछाई वहां से आगे जाने लगी। मैं भी छुप छुप कर उसका पीछा किया, तो देखा वो अपने जैसे ही और जीवों के पास आ गया था। अब वो आपस में बात कर रहे थे जो मैं सुन पा रहा था। उनमें से एक बोला, किसी ने गुफा के अंदर की दीवार को तोड़ डाला है। तभी दूसरा बोला, हाँ मैं जानता हूँ वो कौन है, वो तुम्हारे पीछे छिपा हुआ है। अब मैं बहुत डर गया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे लगा मौत अब आ ही गई है, मैं कभी इस गुफा का राज नहीं जान पाऊंगा। तभी एक आवाज आई, डरो मत दोस्त, हम भी तुम्हारी तरह ही है। तुम डरो नहीं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। हम अमर जीव हैं। हमने ही इस मंदिर और यहाँ की गुफाएं बनाई हैं ताकि कोई हमें यहाँ इस मंदिर के नीचे नहीं ढूंढ पाए और यहाँ हम शांति से रह पाए और उस व्योम अस्त्र की रक्षा कर सके जो हमने यहाँ सुरक्षित रखा हुआ है।
हम तुम्हारा दिमाग भी पढ़ सकते हैं। तुम क्या सोच रहे हो और क्या चाहते हो, और तुमने आज तक जो भी किया, हमें सब पता है। उन्होंने मुझे वो अस्त्र भी दिखाया जो चांदी जैसे किसी धातु से बना हुआ था और एक कलम जैसा दिखाई दे रहा था। पर कमाल की बात तो ये थी कि उस अस्त्र की नोक को जैसे ही किसी पत्थर पर टच किया जाता, वो ठोस पत्थर तुरंत भाप बन के उड़ने लगता, मानो वो पिघल रहा हो। पर वो नीचे नहीं गिर रहा था, हवा में ही गायब हो रहा था, और उस पत्थर पर बिना किसी खास मेहनत के ही निशान पड़ रहा था। पत्थर को कोई भी शेप दी जा सकती थी उस कलम जैसे अस्त्र से। अब उन्होंने कहा, हमने हजारों सालों तक इस तकनीक को इंसानों से दूर रखा है ताकि कोई इसका गलत फायदा ना उठाए, पर जब इंसानों को इसकी जरूरत होगी तब हम उन्हें ये दे देंगे। अब तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। मैं उनसे ये तकनीक जानना चाहता था, पर उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया। हम इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, और मैं वहां से बाहर आ गया। मैं दोबारा वहां जाना चाहता था, पर वो गुफा मुझे दोबारा कहीं दिखाई नहीं दी। यहाँ बहुत सी गुफाएं हैं, इन्हीं में से कहीं वो गुफा भी खो गई। हम दोनों दोस्त खोजी हैं, पुरानी और वीरान जगह पर जाते हैं और वहाँ खजानों की खोज करते हैं। यही हमारा काम है। कार्तिक ने हैरानी से कहा, चाचा ये तो बहुत दिलचस्प कहानी है, फिल्म बन सकती है इस पर। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं इन खंडरों में 2 साल से गाइड का काम कर रहा हूँ। उन गुफाओं में भी चोरी छुपे गया हूँ। मुझे तो नहीं दिखाई कोई ऐसे अमर जीव। तभी वो बूढ़ा गुस्से से बोला, मत यकीन करो हमारी बात पर, लेकिन इतना जान लो, भूत प्रेत भी होते हैं और अमर जीव भी होते हैं। हम तुम्हें उनसे मिला भी सकते हैं। तभी दूसरा बूढ़ा बोला, हमें एक आदमी की तलाश भी है जो हमारा सामान उठा सके। हम एक सफर पर जा रहे हैं। अगर तुम हमारे साथ चलो तो हम तुम्हें पैसे भी दे देंगे। तुम साउथ इंडियन लग रहे हो, वहाँ की भाषा भी जानते होंगे। हम वहीं जा रहे हैं। अगर तुम हमारे साथ चलो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकता हूँ इस सफर में, और अगर कोई खजाना भी मिला तो उसमें से तुम्हें हिस्सा भी दे देंगे। कार्तिक ने कहा, चाचा मुझे तमिल और कन्नड़ भाषा आती है, पर मैं आप लोगों के साथ जा नहीं सकता। मैं यहीं रहकर काम करूंगा। मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए। शायद वो बूढ़ा समझ गया था कि कार्तिक उनके काम का आदमी है। वो कार्तिक को अपने साथ ले जाने के लिए तरह तरह का लालच देता रहा, और कार्तिक मना करता रहा। 5 लाख रुपए देने तक के लिए तैयार थे वो दोनों, पर कार्तिक ने कहा, चाचा मुझे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, मैं नहीं आने वाला। तभी पहला बूढ़ा बोला, हर किसी की कोई ना कोई कीमत होती है, तुम्हारी भी होगी। देखो हम कर्नाटक ही जा रहे हैं। तुम्हें कन्नड़ भाषा आती है, तुम हमारे काम आ सकते हो। वहाँ लोकल लोगों से बात करने में तुम हमारी मदद कर सकते हो। तुम अपनी कीमत बताओ। जहाँ हम जा रहे हैं सुना है वहाँ सब है जो एक इंसान को चाहिए होता है। वो सब कुछ एक साथ मिल सकता है। किसी पुरानी ना इलाज बीमारी का भी इलाज वहाँ है। कार्तिक ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्या कोई भी ना इलाज बीमारी ठीक हो सकती है? क्या वहाँ कैंसर भी ठीक हो सकता है? वो बूढ़ा बहुत समझदार था। उसने कहा, कोई भी बीमारी, पुरानी से पुरानी और ना इलाज भी, कैंसर भी ठीक हो सकता है। मैं जान गया हूँ तुम्हें कैंसर है, तुम बीमार हो, ठीक हो जाओगे, हमारे साथ चल लो। और मैं जानता हूँ तुम सुबह हमारे साथ जरूर चलोगे। कहाँ जाना है मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा। पुराने रेलवे स्टेशन के पीछे जो बस स्टैंड है वहीं मिलेंगे हम सुबह 5 बजे। अब कार्तिक को रात भर नींद नहीं आई। कार्तिक उसी बूढ़े की बात को सोच रहा था। क्या मैं सच में ठीक हो सकता हूँ? क्या सच में वो बूढ़ा कोई ऐसी जगह जानता है जहाँ कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है, जिसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सकते? इन्हीं सवालों ने कार्तिक को पूरी रात सोने नहीं दिया। कब सुबह हो गई पता नहीं चला। अब कार्तिक 4:30 बजे ही वहां स्टैंड पर जाकर खड़ा हो गया। ठीक 5 बजे एक महंगी ब्लैक BMW कार कार्तिक के सामने आकर रुक जाती है। अंदर वो ही बूढ़े आदमी बैठे होते हैं। उसने कहा, अंदर बैठो, डरो नहीं, और कार्तिक सर नीचे कर कर बैठ गया। कार्तिक के मन में कई सवाल थे जिन्होंने उसे रात भर सोने नहीं दिया था।
पर कार्तिक कुछ बोलता उससे पहले ही वो बूढ़ा बोला, मैं जानता हूँ तुम हमसे बहुत से सवाल पूछना चाहते हो, जिसमें से पहला ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। हम कर्नाटका के जंगल में जा रहे हैं। वहाँ जंगल में एक जल परी की कहानी बहुत मशहूर है, जिसे वहाँ के जंगली लोग अरुणा के नाम से जानते हैं। वो उसका नाम है। तुम भी अब इन जीवों को देखने जा रहे हो। मैंने कहा था ना, ये जीव होते हैं। अब तुम खुद ही देख लेना अपनी आंखों से। अब वो बूढ़ा कार्तिक को बताने लगा, जंगल की गहराई में अरुणा, जो कि एक जलपरी है, कई हजारों सालों से एक खजाने की रक्षा कर रही है। मुझे लाइब्रेरी में ये पुरानी डायरी मिली है, जिसमें उस खजाने और अरुणा के बारे में लिखा हुआ है। वहाँ तक कैसे जाना है, कौन कौन सी शक्तियाँ अरुणा के पास है, और लालटेन भी, जिसकी रोशनी अगर किसी इंसान पर पड़ जाए तो पुरानी से पुरानी बीमारी भी ठीक हो सकती है। कार्तिक ने कहा, आप ऐसी कहानियों पर यकीन करते हैं? ये सब झूठ भी तो हो सकता है ना? हम वहां जाकर कहीं अपना नुकसान तो नहीं कर रहे? बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, फिक्र मत करो, हम अपनी जवानी से ही ये सब काम कर रहे हैं। हमसे कोई गलती नहीं हो सकती। कई खजाने ढूंढ चुके हैं हम, और अगर कुछ भी नहीं मिला तो भी हम तुम्हें पैसे तो देंगे ही, और अगर खजाना मिला तो हिस्सा भी देंगे। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है हमारे साथ जाकर। हम बूढ़े हो गए हैं, पहेलियां तो हम सुलझा लेते हैं, मगर हमारे पास बहुत सा सामान है जो हम अब नहीं उठा सकते, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। तुम्हारे मजबूत कंधे हैं, तुम हमारा सामान आसानी से उठा लोगे। हट्टे कट्टे हो तुम, इतना तो कर ही सकते हो। कार्तिक भी क्या कर सकता था? अब सफर शुरू हो चुका था। 2 दिन के सफर के बाद वो सब एक घने और विशाल जंगल के पास आ गए थे। जब वो जंगल पहुंचे तब शाम हो चुकी थी। अब कार्तिक ने उन बूढ़ों की कार की डिग्गी खोली तो वहाँ ढेर सारा सामान रखा हुआ था। कार्तिक ने कहा, इतना सारा सामान मैं अकेले नहीं उठा सकता। जिस पर पहला बूढ़ा बोला, डरो नहीं, हमें सारा सामान की जरूरत नहीं है, बस ये 2 बैग ही लेकर जाना है। अब कार्तिक ने कार से सामान निकालकर वहां जंगल में टेंट लगाया और थोड़ी देर उन तीनों ने आराम किया। अब रात में तीनों को उस जंगल के अंदर जाना था। दूसरे बूढ़े ने उन्हें रास्ता बताना शुरू किया। वो उस डायरी में से पढ़ पढ़कर उन्हें गाइड कर रहा था। कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, कहाँ संभल कर चलना है, वो निशानियां डायरी से समझकर ढूंढता रहा और आगे बढ़ता रहा। उसके पीछे ये दोनों भी आ रहे थे। अब कार्तिक को भी उस डायरी में लिखी बातों पर यकीन हो रहा था, क्योंकि जैसा उस डायरी में लिखा था वैसा ही निशानियां उन्हें दिख रही थी। कार्तिक ईश्वर से मन ही मन यही प्रार्थना कर रहा था कि उस जलपरी की लालटेन वाली बात भी सच साबित होए, ताकि मैं ठीक हो सकूं। एक बड़ी सी चट्टान के आगे वो तीनों रुक गए। पहला बूढ़ा उस चट्टान को देख बहुत खुश हुआ। वो कहे जा रहा था, हमने पहला पड़ाव पार कर लिया है, हमने दूसरी दुनिया का दरवाजा ढूंढ लिया है। उनकी खुशी देखकर कार्तिक भी खुश हो रहा था। तभी उस दूसरे बूढ़े ने चेतावनी दी, अब आगे कुछ भी हो सकता है। जलपरी बहुत सुंदर होती है, वो आंखों का लालच पढ़ लेती है। अगर गलती से भी उसने तुम्हारे अंदर का किसी भी तरह का कोई लालच देखा तो समझ लेना तुम्हारा खेल खत्म। वो तुम्हें मार डालेगी, इसलिए अपनी आंखें उसे मत दिखाना। ये काला चश्मा पहन लेना उस जलपरी के आगे जाने से पहले। तभी कार्तिक के कंधे पर हाथ रख वो बूढ़ा बोला, तुम्हें शायद इसकी जरूरत ना पड़े। हम जानते हैं तुम्हें किसी तरह का लालच नहीं है, पर फिर भी तुम ये चश्मा रख लो। हम सब तो यहाँ खजाने के लिए आए हैं, पर तुम ही हो यहाँ जिसके मन में कोई लालच नहीं है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ अपने साथ लाए हैं, ताकि तुम्हारे मिलने से हमारी टीम मजबूत हो सके और हमारा मिशन कंप्लीट हो सके। अब यहाँ से आगे हमें एक के बाद एक सुराग मिलते रहेंगे, क्योंकि हम सही दिशा में आगे जा रहे थे। कार्तिक ने उस बड़ी चट्टान को अपनी सारी शक्ति लगाकर हटा दिया। अब उनके सामने जो था उसे देखकर अच्छों की रूह कांप जाती है। इतना भयानक नजारा कार्तिक ने पहले कभी नहीं देखा था। गुफा के अंदर पूरा अंधेरा था, पर बहुत गंदी बदबू आ रही थी,
जैसे कई जानवर अंदर मारकर सड़ रहे हो। वहां सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अब उन्होंने बैग में से 3 टॉर्च निकाली और हाथ में लेकर आगे बढ़े। उन्हें वहां पत्थरों और जानवरों की हड्डियों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। कहाँ जाना है कहाँ नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा था। कार्तिक ने जब उन हड्डियों को ध्यान से देखा तो पता चला ये कोई जानवरों की हड्डी नहीं थी, ये तो इंसानी हड्डियां हैं और वहां बहुत सी लाशें भी पड़ी हैं जो इंसानों की ही है। कार्तिक बहुत डर गया था। उसे ऐसा लगा हम भी मौत की तरफ जा रहे हैं। खैर बहुत ढूंढने के बाद उन्हें गुफा में एक पतला रास्ता मिला, पर जैसे ही वो उस पतले रास्ते पर चलने लगे, उन लाशों और हड्डियों में अचानक मानो जान आ गई हो। वो एक एक कर उठ खड़ी हुई। ये नजारा देख कार्तिक की चीख निकल गई। वो दोनों भी डर रहे थे, पर कार्तिक का पहली बार इन सब चीजों से सामना हुआ था, इसलिए कार्तिक को ज्यादा डर लग रहा था। उन बूढ़ों ने कार्तिक को भी उस रास्ते पर भागने को कहा और साथ ही बोला, अगर ये लाशें तुम्हारे पास आई तो धक्का देकर भागना। तुम उनसे तेज हो, वो तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। और हम तीनों भागने लगे। लाशें जैसे ही पास आती, कार्तिक अपनी टॉर्च से उन्हें धक्का दे देता और वो गिर जाते। काफी आगे आने के बाद अब वो लाशें उनका पीछा नहीं कर रही थी। उन्होंने थोड़ी सांस ली और पानी पिया। दूसरा बूढ़ा जो कम बोलता था, उसने दोनों को सावधान किया। हमें आगे बढ़ना होगा, रुक नहीं सकते। यहाँ चारों तरफ खतरा ही खतरा है। चलो यहाँ से। और वो फिर आगे चलने लगे। ये गुफा मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब वो एक बड़े से हॉल जैसी जगह में आ गए। वो रास्ता ढूंढ ही रहे थे, तभी दीवारों से निकलकर 4-5 पिशाच सामने आ गए। उन्हें देख हंसने लगे। तभी उन पिशाचों में से एक ने पहले बूढ़े को उठा लिया और जोर से नीचे फेंक दिया। अब वो बार बार यही करने लगे। उन तीनों के साथ कभी उठाकर फेंकते, कभी थप्पड़ मारते। तीनों इधर से उधर भागने लगे। बहुत पिटाई हो रही थी उनकी, पर कर भी क्या सकते थे पिटने के सिवा। तभी दूसरे बूढ़े ने कहा, पानी की आवाज सुनने की कोशिश करो। इनमें से एक पत्थर के पीछे नदी है जो वहां से निकलने का रास्ता है। वो सब पानी की आवाज सुनने की कोशिश करते रहे, पर करे तो क्या करे, इन पिशाचों की हंसी में कोई आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। ऊपर से उनके वो जोरदार थप्पड़। तभी कार्तिक एक विशाल चट्टान के सामने गिरा। वहां से ठंडी हवा आ रही थी और पानी की धीमी आवाज भी आ रही थी। कार्तिक तुरंत जोर से बोला, सब यहाँ आओ, नदी मिल गई। जोर से चिल्लाया। कार्तिक के पीछे वो दोनों भी आ गए और वो तीनों हाथ पकड़कर उस चट्टान के आर पार निकल गए। वो तीनों अब खुले आसमान के नीचे थे। सामने नदी बह रही थी और वो बहुत बुरी तरह पिट भी चुके थे। शरीर टूट गया था उनका। पहले बूढ़े ने कहा, हम यहाँ रुक नहीं सकते। बहुत अच्छे कार्तिक, तुम भी हमारी तरह अच्छे खोजी हो। अब बस हमें चलना है आगे, शायद कोई अब बड़ा खतरा नहीं मिलेगा। और हम आगे नदी के पास गए। उस नदी का पानी बहुत साफ था। अंदर सुनहरी मछलियां तैर रही थी। नदी के पास ही एक नाव भी बंधी हुई थी। उन बूढ़ों के कहने पर कार्तिक ने उस नाव को पानी में खींचा और पतवार मारकर नदी की उल्टी दिशा में ले जाने लगा। वो बहुत आगे आ गए थे उस गुफा से। तभी कार्तिक को एहसास हुआ कि नदी की धारा बदल चुकी है। हम जिस दिशा में चल रहे थे, नदी भी अब उसी दिशा में बह रही थी। कार्तिक को अचानक एक झरना नीचे गिरता दिखाई दिया। कार्तिक ने सभी को सावधान किया। सामने देखो झरना, हम नीचे गिर गए तो मर जाएंगे, हमें यहाँ नाव रोकनी होगी। पर उन बूढ़ों ने मना कर दिया, नाव नहीं रोकना, वही है अरुणा का घर, वही आगे मिलेगी वो, रुको नहीं, आगे बढ़ो। कार्तिक को लगा ये दोनों खजाने के लालच में पागल हो गए हैं, पर कार्तिक भी उनके साथ ही वापस बैठ गया। नाव की रफ्तार तेज हुई और वो तीनों कई फीट नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। सबसे पहले कार्तिक को होश आया। देखा वो तीनों सही सलामत नदी के किनारे पड़े हुए थे। उन तीनों की जान बच गई थी और वो साथ भी थे। कार्तिक उन दोनों को भी होश में लाया और सब नॉर्मल होने के बाद कार्तिक ने पूछा,
अब कहाँ जाना है? कार्तिक जोश में आ गया था। तभी उन्होंने सामने इशारा करते हुए कहा, हम पहुंच गए हैं, सनग्लासेस लगा लो, सामने हमारी मंजिल है। और उन्होंने वो चश्मे पहन लिए। सामने एक पुराना लकड़ी से बना पुल था। अपना बिखरा हुआ सामान बटोरा और आगे बढ़े उस पुल की तरफ। नीचे बहुत गहरी खाई थी, पर पुल पार होते ही मानो जन्नत का नजारा उनके सामने था। उन्होंने देखी एक बहुत सुंदर झील, जिसका पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। और वही झील में ऊंची छलांगे लगाती हुई वो जल परी अरुणा। वो पानी से बाहर हवा में 10 फीट तक की छलांग मार रही थी। उसके पैर नहीं थे, मछलियों जैसी पूंछ थी उसकी। तीनों को देख वो पानी से बाहर आने लगी। उसकी पूंछ अब पानी से बाहर आकर 2 टांगों में बदल गई। उसने अप्सराओं जैसे पुराने जमाने की ड्रेस डाली हुई थी। बहुत सुंदर लग रही थी वो। कार्तिक ने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। तीनों की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। वो पहले बूढ़े के पास आई और उसका चश्मा हटाया। बूढ़ा आदमी मानो हिप्नोटाइज हो चुका था, अपने हाथ पैर हिला नहीं पा रहा था। तभी उस जलपरी की आंखों से सुनहरी रोशनी निकली और वो बूढ़ा आदमी सबकी नजरों के सामने ही पत्थर बन गया। और जैसे ही वो पत्थर बना, अरुणा ने उसे एक ही मुक्के से तोड़ दिया और वो बूढ़ा आदमी मर गया। अब वो दूसरे बूढ़े के पास गई, अपना रूप और सुंदर किया और उस दूसरे बूढ़े का भी वही अंजाम हुआ। अब कार्तिक की बारी थी। वो कार्तिक के पास गई। कार्तिक ने कहा, दूर हटो मुझसे, और वो हैरान होकर कार्तिक को देखने लगी। उसका चश्मा हटाने के लिए जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, कार्तिक ने उसे रोक दिया। सोचना भी मत, मैं नहीं देखने वाला तुम्हारी आंखों में। अब वो हैरानी और गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारी आंखें देखनी है, और उसने कार्तिक को नीचे गिरा दिया। चश्मा नीचे गिर गया। अब वो कार्तिक की आंखों में देख रही थी। कार्तिक बहुत डर रहा था। उसे लगा अब उसे कोई नहीं बचा सकता। तभी वो बोली, हैरानी की बात है, तुम्हारे अंदर कोई लालच नहीं है और ना ही तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है। तुम क्यों आए हो यहाँ? तुम क्या चाहते हो? सबको कोई ना कोई लालच होता है, सब मतलबी होते हैं। मैंने आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जिसके मन में कोई लालच ना हो। कोई यहाँ मेरे खजाने के लिए आता है तो कोई मेरी खूबसूरती देखने। सब मर जाते हैं मेरी आंखों में देखकर। पर तुम्हें कुछ नहीं हो रहा, क्या चाहिए तुम्हें? कार्तिक ने कहा, मैं यहाँ किसी खजाने के लिए नहीं आया, मुझे बस मेरा कैंसर का इलाज चाहिए। इन बूढ़ों ने मुझे कहा था यहाँ मेरा इलाज हो सकता है। मुझे तुम्हारे खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जलपरी ने कार्तिक को अपने साथ चलने को कहा और वो कार्तिक को उस झील के पास ले गई। कार्तिक ने देखा उस झील के अंदर चारों तरफ तरह तरह के हीरे और मोती बिखरे हुए थे। जलपरी ने बताया, यही मेरा खजाना है। इसके ही लालच में तुम्हारे दोस्त यहाँ आए थे और मारे गए। तुम पहले हो जिस पर मेरी खूबसूरती का कोई भी असर नहीं हुआ। जलपरी कार्तिक को एक पुरानी लालटेन के पास लेकर आई और बोली, इस लालटेन में मेरे आंसू तेल की जगह भरे हुए हैं, जो हजारों साल से अंदर जमा हो रहे हैं। 2 दिन है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे अंदर 2 दिन बाद भी कोई लालच पैदा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें यहाँ लाऊंगी, इस लालटेन के पास। 2 दिन बाद मेरी आंखों से सुनहरी गीली रोशनी निकलेगी और ये लालटेन उस रोशनी से कुछ पलों के लिए जलेगी और तब तुम इसकी रोशनी को देखोगे, जो अमृत की तरह दिखाई पड़ेगी, और तुम्हारे अंदर के सारे विकार, मतलब तुम्हारी बीमारी, जड़ से खत्म हो जाएगी। पर 2 दिन तक तुम्हें यहीं रहना होगा, मेरे पास ही। मैं हर तरह से तुम्हें लुभाने की कोशिश करती रहूंगी। अगर तुम लालच में पड़े तो तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हें यहाँ कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पेड़ों पर जो भी फल उगते हैं वो जहरीले होते हैं, जो सिर्फ मैं खा सकती हूँ। अरुणा की शर्तें मानकर कार्तिक वहीं रुक गया, और कर भी क्या सकता था। अब सुबह हो चुकी थी। तभी अरुणा कार्तिक के पास एक बड़ी सी थाली लेकर बैठ जाती है, जिस पर एक कपड़ा ढका हुआ था। उसने कार्तिक से कपड़ा हटाने को कहा।
कार्तिक ने हटा दिया। अब उस थाली में तरह तरह के खजाने रखे हुए थे, हीरे, मोती, सोना, चांदी। इतना सारा खजाना कार्तिक ने अपनी आंखों से एक साथ कभी पहले नहीं देखा था। अरबों में कीमत होगी इसकी। पर कार्तिक ने खजाने से नजरें फेर ली और बोला, ये सब मेरे किसी काम का नहीं है। अगर मेरी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो मैं इस खजाने का क्या करूंगा। अरुणा हैरान होकर बोली, तुम में कोई लालच क्यों नहीं आता? देखो मेरी तरफ, मैं कितनी सुंदर हूँ। तुम जैसा चाहो मैं वैसा रूप भी बना सकती हूँ। तुम मेरे पास ही क्यों नहीं रह जाते? कार्तिक ने कहा, मैं मर रहा हूँ, कैंसर मुझे मार रहा है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने बूढ़े माँ बाबूजी को सहारा बनना चाहता हूँ। मुझे बस मेरी जिंदगी मिल जाए, मैं वापस चला जाऊंगा। अब वो दोनों आपस में बातें करने लगे। अरुणा कार्तिक से अपने बारे में और अपनी दुनिया के बारे में बता रही थी। बातें करते करते उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। पहला दिन बीत गया। रात में अरुणा ने कार्तिक को तंग नहीं किया और वो अपनी झील में वापस चली गई। कार्तिक पास ही के एक पेड़ के पास पत्ते जमा करके सोने की तैयारी करने लगा। कई दिनों की थकान थी, ऊपर से आज कुछ खाया भी नहीं था। थोड़ी मुश्किल हुई पर नींद आ गई। सुबह जागा तो देखा वो अरुणा कार्तिक के पास ही बैठी थी और कार्तिक को देख रही थी। आज वो कल से भी ज्यादा सुंदर हो गई थी। उसने कहा, यहाँ ऐसे ही बैठे रहोगे तो भूखे मर जाओगे, मेरे साथ चलो। कार्तिक भी उठकर बैठा और हाथ मुंह धोकर उसके पीछे चलने लगा। वो कार्तिक को जंगल के दूसरे इलाके में ले गई। यहाँ बहुत सुंदर बाग थे। पेड़ों पर कई तरह तरह के फल लगे हुए थे। तभी अरुणा बोली, तुम इन फलों को खा सकते हो, इनमें जहर नहीं है। कार्तिक को भूख लग रही थी पर वो सावधान भी था। कार्तिक ने मना करते हुए बोला, मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? तुम मेरे साथियों को तो मार चुकी हो, मुझे भी मारना चाहती हो। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। जलपरी ने कहा, अब मारना नहीं चाहती, मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगने लगा है। मैं वहाँ अकेली रहती हूँ। पहली बार किसी ने मुझसे ऐसे बात की है। खा लो, नहीं तो भूखे ही मर जाओगे। कार्तिक भी क्या करता, खाली पेट मरने से अच्छा है कुछ खा ले। कार्तिक ने कुछ फल तोड़कर खा लिए। अरुणा कार्तिक को हैरानी से देखे जा रही थी। फल खाकर कार्तिक की थोड़ी जान में जान आई। अब जलपरी कार्तिक को वापस उस झील के पास ले गई और कार्तिक को अपने साथ उस झील में उतरने को उसने मना ही लिया। और कार्तिक हैरान था कि झील के अंदर भी वो सांस ले पा रहा था। अरुणा ने बताया, जो फल कार्तिक ने खाया है उन्हीं के कारण वो इस झील में सांस ले पा रहा था। पर ये ज्यादा देर असर नहीं करेंगे। झील से खजाना निकालने का सिर्फ यही एक तरीका है, फल खाकर। तुम फल खा चुके हो, चाहे तो जितना चाहो उतना खजाना निकाल सकते हो। तुम कितना भी निकाल लो, खजाना कम नहीं होगा यहाँ। मेरे पास बहुत है। कार्तिक ने उस झील के अंदर से उस खजाने को देखा जिसका कोई ओर छोर नजर नहीं आ रहा था। उस झील की सतह पूरी तरह मोतियों से भरी हुई थी। कार्तिक अरुणा के पीछे पीछे तैर रहा था। वो कार्तिक को झील की अनंत गहराइयों तक ले गई। हर जगह कार्तिक को सिर्फ हीरे मोती बिखरे दिख रहे थे। झील में उसने कार्तिक को अपना सुंदर महल भी दिखाया जो सोने का बना हुआ था। उसकी दीवारों पर हीरे मोती चमक रहे थे। फर्श भी सोने का था जिसमें सुंदर नक्काशी भी हो रखी थी। ये उस जलपरी अरुणा का घर है जहाँ वो रहती है। उसने पूरा महल कार्तिक को दिखाया। एक एक कोना बेशकीमती मोतियों से चमक रहा था। अब वो झील से बाहर आ गया था। शाम हो चुकी थी। अरुणा बोली, मैंने तुम्हें जो आज दिखाया आज से पहले किसी इंसान ने नहीं देखा। मैं हैरान हूँ, कोई इतना मन का साफ कैसे हो सकता है। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। हमेशा के लिए मेरे पास ही रुक जाओ ना। मैं तुम्हें अमर होने का राज भी बता सकती हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे। जिस पर कार्तिक ने उसे साफ मना कर दिया और बोला, मैं शादी किसी इंसान से ही करूँगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ हमारी दुनिया में इंसान बनकर रह सकती हो, तब मैं कुछ सोच सकता हूँ। पर अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो ये सब सोचना बेकार है। मुझे किसी की जिंदगी खराब नहीं करनी।
मैं नहीं चाहता कोई मेरी विधवा बनकर अपनी जिंदगी अकेले काटे। इसलिए मैंने अभी तक किसी को पसंद भी नहीं किया है। अब अरुणा थोड़ी हताश हो गई और कहने लगी, ठीक है, अब रात हो गई है, तुम्हारे 2 दिन पूरे हो चुके हैं। तुम आधी रात से पहले वही उस लालटेन के पास आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। और वो रोते हुए अपना चेहरा छुपाती हुई वहां से चली गई। कार्तिक आधी रात से पहले वहां लालटेन के पास आ गया। अरुणा की आंखों में अभी भी आंसू थे। उसने कहा, अभी टाइम है, थोड़ा इंतजार कर लो, मेरे पास बैठ जाओ। मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकती, पर तुम यहाँ रह सकते हो, तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें भी अपने जैसा बना दूंगी। मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया जितनी ही बड़ी है, हम 7 समुद्रों पर राज करेंगे। कई खजाने हैं मेरे पास, उस महल से भी बड़े कई और महल भी हैं, बस तुम मेरे पास आ जाओ और ये सब तुम्हारा होगा। कार्तिक ने उसे मना कर दिया, मुझे इन सब चीजों की चाहत नहीं है, मुझे बस ठीक कर दो, मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा। जलपरी की आंखें नम हो रही थी। ये कोई चालाकी या झूठ के आंसू नहीं थे। कार्तिक को उन आंसुओं में उसकी सच्चाई साफ दिख रही थी। आधी रात को जलपरी अरुणा ने कहा, लालटेन देखो। कार्तिक ने उस लालटेन को एकटक देखने लगा। उस जलपरी की आंखों में से सुनहरी रोशनी निकली और उसके आंसुओं से धुलकर लालटेन से जा मिली। वो लालटेन जल उठी और उसमें से निकलने वाली रोशनी कार्तिक के शरीर में समाने लगी। कार्तिक बहुत अलग और तंदुरुस्त महसूस कर रहा था, पर 1 मिनट बाद वो रोशनी गायब हो गई, मानो कार्तिक के अंदर समा गई हो। कार्तिक ने पूछा, मैं ठीक तो हो गया हूं ना? अरुणा ने कहा, हाँ, तुम अब ठीक हो। और उसने एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया। कार्तिक ने उस तरफ देखा तो वो पेड़ बीच में से फटकर 2 हिस्सों में बंट गया और किसी दरवाजे की तरफ खुल गया। उसके बीच में से सफेद पारदर्शी रोशनी निकल रही थी। अरुणा ने बोला, तुम अब घर जा सकते हो। और तभी कार्तिक ने आखिरी बार अरुणा की तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी नम थी, वो रो रही थी, पर कुछ बोली नहीं। कार्तिक भी उस दरवाजे के पार चला गया। कार्तिक वही आ चुका था जहां वो ब्लैक BMW खड़ी थी। कार्तिक ने उस कार को हाथ नहीं लगाया, चाबियां उसके पास ही थी, चाबी वही फेंक दी और जैसे तैसे करके अपने घर चेन्नई आ गया। कार्तिक ने दोबारा अपना CT स्कैन कराया, जो अब नॉर्मल है, मानो उसे कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। डॉक्टर भी हैरान है। कार्तिक से डॉक्टर ने पूछा, तुमने मौत को मात कैसे दी? जिसका कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जिंदगी पहले की तरह जीने लगा। पर अब कार्तिक को भी अरुणा की याद सताती है, पर उन दोनों की दुनिया अलग अलग है।